हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस मध्य निषेध या बिहार के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो तरंग टॉपिक है या नहीं, इसको टॉपिक नहीं बोलिए, तरंग जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, नया से एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछता है, समझे ना। एग्जामिनर का फेवरेट बोल सकते हैं चैप्टर है ये, समझे ना। तो हम लोग आज तरंग को 15 मिनट के अंदर फास्ट मोड में रिवीजन कर रहे हैं और मध्य निषेध का एग्जाम्स भी का डेट भी आउट हो गया, तो हम लोग फास्ट मोड में रिवीजन कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा क्योंकि तरंग एक लंबा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, समझे ना। इसको आज हम लोग फिनिश करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग फिनिश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तरंग किसको कहेंगे? तरंग किसी स्थान पर उत्पन्न कंपन या विक्षोभ को तरंग कहते हैं। विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। अब यहाँ पे कंपन और विक्षोभ समझिएगा। शांत जल में पत्थर के टुकड़े मारने पर उत्पन्न विक्षोभ, जैसे जल शांत रहता है तो उसमें आप एक कंकड़ मारिएगा या पत्थर मारिएगा तो इस प्रकार से उत्पन्न होता है, ठीक ना। इस प्रकार से उत्पन्न होता है तो इसी को विक्षोभ या कंपन बोल सकते हैं। रस्सी के एक सिरे को पकड़कर झटकने पर विक्षोभ का होना, जैसे रस्सी है उसको एक सिरा पकड़कर और उसको झटकिए तो इस प्रकार से उत्पन्न होता है विक्षोभ, ठीक ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं और कंपन या विक्षोभ को तरंग कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे तरंग दो प्रकार के होते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग, यांत्रिक तरंग। और यहाँ पे याद रखिएगा तरंग कितने प्रकार के होते हैं? दो, विद्युत चुम्बकीय तरंग, यांत्रिक तरंग है। अब तरंग दो प्रकार के होते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग, यांत्रिक तरंग है। अब यांत्रिक तरंग कितने प्रकार के होते हैं? दो, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, बहुत एग्जाम से पूछे जाते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग, इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होते हैं उसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, याद रखिएगा। प्रकाश तरंग एग्जाम्पल है विद्युत चुम्बकीय तरंग का। प्रकाश तरंग, अवरक्त किरण, गामा किरण तथा रेडियो किरण आदि हम लोग पढ़ेंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंग को डिटेल में पढ़ेंगे, सभी का यूज पढ़ेंगे, कहाँ पे किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, समझा ना। तो हम लोग अच्छे से विद्युत चुम्बकीय तरंग को आगे पढ़ते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की विशेषता, इसकी खोज मैक्सवेल ने किया है। विद्युत चुम्बकीय तरंग का खोज किसने किया? मैक्सवेल ने किया। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन तरंग आपको फिनिश कर, चैप्टर फिनिश होगा, समझे ना। निर्वात में भी चल सकती है विद्युत चुम्बकीय तरंग, ये सब याद रखिएगा। अब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो ये सब पूछ सकता है इस प्रकार से। जो फोटोन की बनी होती है इनके चल प्रकाश के चाल के बराबर होता है। इनके पास ऊर्जा तथा संवेग दोनों होते हैं। तो आगे देखते हैं। ये विद्युत चुम्बकीय उदासीन होती है। विद्युत चुम्बकीय कैसे होती है? ये विद्युतीय उदासीन होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है? उदासीन होती है, जिस कारण वे किसी धन आवेश तथा ऋण आवेश से विचलित नहीं होती है। इनका स्वभाव अनुप्रस्थ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग का स्वभाव मतलब चलने का तरीका कैसा होता है? अनुप्रस्थ होता है, जिस कारण इनमें ध्रुवन की भी घटना देखी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बार पूछा है एग्जाम्स में, समझे ना। इसको यहाँ पे याद रखिएगा। इनके पास ऊर्जा तथा संवेग दोनों होते हैं। ऊर्जा तथा संवेग दोनों होते हैं। जब ऊर्जा है तो संवेग होगा ही। इनके ऊर्जा इनके आवृत्ति पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा आवृत्ति होगा इनका ऊर्जा उतना ही ज़्यादा होगा। याद करने का हम लोग को जरूरत नहीं है, बस यही रखिए कि इनकी ऊर्जा इनकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग जितने हैं सब यहाँ पे हम बता दिए हैं। जैसे कि देखिए इसमें एक ट्रिक है, गाए अबिसु इंफ्रा मारे। गा से गामा किरण, ए से एक्सरे हो जाएगा, आ से पराबैंगनी किरण हो जाएगा जिसको इंफ्रारेड बोलते हैं, और यहाँ पे पराबैंगनी किरणें हो जाएगा जिसको अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं। अब इशू आ से अल्ट्रा वायलेट होगा ना। अब इंफ्रा से इंफ्रारेड हो जाएगा, और मा से हो जाएगा माइक्रो, और रेस हो जाएगा रेडियो तरंग। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, अगर आप इधर से इधर चलते हैं तो आवृत्ति, ऊर्जा और भेदन क्षमता बढ़ेगा। इससे ज़्यादा इसका भेदन क्षमता इससे कम होगा, फिर इसका भेदन क्षमता इससे कम होगा। इधर जाइएगा तो सब बढ़ते हुए जाएगा, भेदन क्षमता, आवृत्ति, ऊर्जा। ऊपर देखिए तीर का निशान दिया हुआ है ना, इधर जाइए आवृत्ति, ऊर्जा, भेदन क्षमता बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे आप यहाँ कम होगा यहाँ इससे ज़्यादा होगा, जैसे ज़्यादा होगा सब ज़्यादा इसका होगा, आवृत्ति, ऊर्जा, भेदन क्षमता। और अब इधर से इधर जाइएगा, देखिए निशान, इधर जाइएगा तो रंगधार्य दूरी है जो घटते जाएगा। याद रखिएगा, इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और हम लोग अब डिटेल में इसको देखते हैं क्योंकि एग्जाम्स में यही सबसे क्वेश्चन आता है। गामा किरण, इसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं ज्योग्राफी को स्टार्ट करने वाले हैं, पूरा फिनिश करेंगे ज्योग्राफी 6 से 7 दिन में, समझे ना। फास्ट मोड में तो हम रिवीजन चलेगा, तो आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हम लोग ज्योग्राफी को 6 से
7 दिन में फिनिश करेंगे, समझे ना। उसके बाद पॉलिटी को भी फिनिश करेंगे, क्योंकि आप एग्जाम्स में जाने से पहले सभी सिलेबस को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना बहुत जरूरी है, समझे ना। तो गामा किरण इसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, इसके तरंगदैर्घ्य 10⁻14 से 10⁻10 मीटर के बीच होती है। तरंगदैर्घ्य याद करिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं, बस 1-2 का याद रखिएगा। लेकिन इनकी आवृत्ति तथा ऊर्जा अधिकतम होती है, शरीर में सबसे अधिक गहराई तक जाती है। देखिए यहाँ से कितना बार क्वेश्चन पूछा। इसका प्रयोग कैंसर उपचार तथा अनाजों के कीटों से रक्षा के लिए किया जाता है, समझे ना। गामा किरण का उपयोग कैंसर उपचार तथा अनाजों के कीटों से रक्षा के लिए किया जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों से गामा किरण उत्पन्न होती है। अब देखिए यहाँ पर समझाने का तो टाइम है नहीं, क्योंकि हम लोग को फास्ट मोड में रिविजन चल रहा है अभी फिजिक्स का। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, तो अभी समझाने में टाइम उतना है नहीं, ठीक ना। अभी पूरा चैप्टर इसको खत्म करना है। गामा किरण 2 मिनट 4 मिनट के सेशन से कुछ होने वाला है नहीं, कम से कम 15 से 20 मिनट का सेशन एक चैप्टर एकदम फिनिश करिए डेली। किसी भी अगर किसी भी सिलेबस किसी भी मतलब सब्जेक्ट ले रहे हैं तो उसका एक चैप्टर फिनिश करिए। गामा किरणें आवेशहीन होती हैं। इन किरणों का प्रयोग नाभिकीय क्रियाओं तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता उत्पन्न करने में किया जाता है। तो एक किरणें परस्फूरक पदार्थों तथा सोडियम आयोडाइड के पर्दे पर चमक उत्पन्न करती है, समझे ना। कौन सा? गामा किरण। गामा किरण के ऊपर अब हम लोग एक्स किरण को देखते हैं। यही सबसे क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल से, समझे ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक्स किरण, इसका तरंगदैर्घ्य 10⁻10 से 10⁻8 मीटर होता है। हड्डी, दांत तथा रत्न के जांच के लिए एक्स रे का प्रयोग करते हैं। एक्सरे का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? एग्जाम्स में आते हैं। एक्सरे हड्डियों के पार नहीं कर सकती। सीटी स्कैन में भी एक्सरे का प्रयोग होता है। सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी में मल्टीपल एक्सरे होता है। ये सब याद रखिएगा, समझे ना। कम से कम एक मल्टीपल टाइम रिवीजन होना चाहिए सिलेबस का एग्जाम्स के टाइम पे, समझे ना, तभी ज़्यादा फायदा करेगा। जैसे यहाँ पे डॉक्टर 6 रोंटेजन से कम पर एक्सरे करता है। अगर ज़्यादा करेगा तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति को खतरा होगा। 20 रोंटेजन से अधिक होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ये सब याद रखिएगा। अब रोंटेजन क्या अभी तो बता नहीं सकते, बहुत कम टाइम है। परमाणु हमले के बाद 250 रोंटेजन का एक्सरे निकलता है। समझ लिए कितना एक्सरे निकलता है? 250 रोंटेजन का। तो क्या होगा आदमी का हालत, समझिए। नोट, MRI में मैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल किया जाता है। आवृत्ति परिसर कितना होता है इसका एक्सरे का? 3.0 × 10⁻18 से। इतना डाटा याद करने का कोई ज़रूरत है नहीं, बस ये सब जरूर याद रखिए ताकि और देखिएगा एग्जाम्स के बाद क्वेश्चन बताएंगे कि आया है कि नहीं। जैसे हम लोग ADO वाला में एग्जाम्स हुआ था तो उसमें देखे थे ना, हम लोग ज़्यादा सेशन नहीं किए थे, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारा लड़ गया था। 10-11 क्वेश्चन लड़ा था, जैसे हमसे 5-5 मिनट का सेशन हम लोग लगता है कि 15-20 वो किए थे। यहाँ पे देख लीजिए, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के उच्च परमाणु क्रमांक वाले धातुओं से टकराने पर उत्पन्न होता है। देखिए फिजिक्स में फिक्स्ड है, समझे कि ये चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। इसको क्वेश्चन हल करके आना कोई भारी बात नहीं है, खाली सब चैप्टर को कंप्लीट करिए। आप सिलेबस से पूरा कंप्लीट करते हैं तो कैसे होगा? पराबैंगनी किरणें इसकी और लेकिन और सब होता है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, इधर ज्योग्राफी हो गया, वहाँ पे थोड़ा सा मल्टीपल टाइम रिवीजन खोजता है। अभी सबके 1-2 बार भी पढ़ लीजिएगा ना तो दिमाग में रह जाएगा। पराबैंगनी किरणें, इसकी खोज रिटर ने किया था। इसका तरंगदैर्घ्य 10⁻8 से 10⁻7 मीटर होता है। इनका कारण स्किन कैंसर का खतरा होता है पराबैंगनी किरण के कारण, समझे। ये जीवाणु को क्रोमोजोम को परिवर्तित कर देता है, जिस कारण इसका प्रयोग पानी शुद्ध करने में किया जाता है। आरओ मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? पराबैंगनी किरण को। इस हानिकारक किरण को समताप मंडल का ओजोन छान लेता है। जाली कितना बार पूछा हुआ है सब क्वेश्चन। जाली दस्तावेजों को पता किन किरणों द्वारा लगाया जाता है? तो पराबैंगनी किरणों द्वारा। एक विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य 2000 एंगस्ट्रॉन्ग है। इस तरंगदैर्घ्य का नाम क्या है? पराबैंगनी, समझे ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, सब याद रखिएगा। इसकी आवृत्ति 3.0 से 10⁻16 से लेके 8.0। अब बताइएगा कि एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर कितना होता है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। 8.0 × 10⁻14 हर्ट्ज तक है तरंगदैर्घ्य। ये सब याद रखने का कोई ज़रूरत है नहीं, बस ये सब याद रखिए। और 1-2 का जरूर याद रखिएगा, क्या? तरंगदैर्घ्य कितना से कितना, क्यों छाटने के लिए होगा। अब रक्त किरणों, इसकी खोज हर्शल ने किया था। इसका तरंगदैर्घ्य इतना से 7.8 × 10⁻7 से 5.0 × 10⁻3 मीटर तक होता है। इससे अंधेरे में बादल को चीरकर तथा कोहरे में देख सकते हैं। देखिए CCTV कैमरा रहता है, उसमें क्या रहता है? इंफ्रारेड किरणें लगा हुआ रहता है कि अंधेरा में भी दिख जाता है, लेकिन चोर को पता नहीं है कि इसमें इंफ्रारेड लगा रहता है। रेड जलता है ना बल्ब, वो इंफ्रारेड रहता है, समझे ना। वो अंधेरा में भी साफा दिखाई देता है दिन जैसा। तो इससे अंधेरे में बादल को चीरकर तथा कोहरे में देख सकते हैं, जिसके कारण इसका प्रयोग नाइट विजन और आर्मी वगैरह देखते हैं, नाइट में चलते हो तो इंफ्रारेड किरण लेके चलते हैं, वो उससे दिखाई देता है साफा। तथा CCTV कैमरे में भी किया जाता है उपयोग इसका।
और देख ले रिमोट में भी इंफ्रारेड का प्रयोग होता है, समझे ना। वो तो बता रहे हैं ना कि इन लोग का तरंग दैर्घ्य बहुत दूर होता है लेकिन इसमें ताकत नहीं रहता है। बताए थे अभी जो तीर का निशान दिए थे कि उसमें ऊर्जा, भेदन क्षमता, ये सब क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन तरंग दैर्घ्य दूरी होता है जो ज़्यादा दूर, मतलब कि ये सब कम होता है। इसमें क्या पराबैंगनी में देखिए, अवरक्त किरणें में बताए हैं, उसको जाकर देखिए वहाँ पे। सूक्ष्म तरंगे रिमोट में इसी तरंग का प्रयोग करते हैं, किसका, इंफ्रारेड को करते हैं, ठीक है ना। सूक्ष्म तक खतरनाक नहीं होता ना, सब सूक्ष्म तरंगे, भेदन क्षमता होता ही नहीं, कमजोर होता है, समझे, ऊर्जा भी नहीं होता उतना। सूक्ष्म तरंगे, इसकी खोज हेनरी हार्ट्ज ने किया था। इसका तरंग दैर्घ्य इतना से इतना तक होता है। इसका प्रयोग सेटअप बॉक्स, ये सब देखिए याद रखिए, डिश टीवी तथा वाहनों की गति मापने के लिए स्पीडोमीटर में क्या प्रयोग करते हैं, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन तरंगों में परिवर्तन तथा ध्रुवण की घटनाएं होती है, याद रखिएगा, समझे। इनका उत्पादन विशेष निर्वातित नलिका से किया जाता है। अब रेडियो तरंगे देखते हैं, इनका तरंग इंपॉर्टेंट है। इनका तरंग दैर्घ्य 1 मीटर से लेकर 10,000 मीटर तक होता है। रेडियो प्रसारण, टेलीविजन तथा रडार में रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये सब एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। दृश्य प्रकाश की भांति ये तरंगे भी परिवर्तन व विवर्तन का गुण रखती है। ये फोटोग्राफिक प्लेट पर रासायनिक क्रिया करती है, समझे। दृश्य तरंगे जिसको हम लोग विजुअल रे बोलते हैं, इनकी खोज न्यूटन ने किया। इन किरणों को हम देख सकते हैं। तरंग दैर्घ्य इसका कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉन्ग से 7800 एंगस्ट्रॉन्ग होता है, समझे। परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश, विद्युत प्रभाव, इससे इसके महत्वपूर्ण गुण हैं। इसका किसका, रेडियो तरंग का। ये सब याद रखिएगा। हम लोग परिवर्तन अपवर्तन वगैरह हम लोग प्रकाश लाइट चैप्टर देखेंगे, वहाँ पर समझेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जितना भी विद्युत चुम्बकीय तरंग थे सबको हम लोग देख लिए, जैसे कि एक्सरे हो गया, गामा हो गया, इंफ्रारेड हो गया, ये सब जितना था हम लोग देख लिए। रेडियो तरंग हो गया, जितना भी था देख लिए। आप देखिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन नहीं है, सब जितना बताया सब क्या था, विद्युत चुम्बकीय तरंग था, समझे ना। अब देखिए निम्नलिखित तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। पूछ देगा एग्जाम्स में कि कौन सा जो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं, जैसे अल्फा हो गया, बीटा हो गया, कैथोड किरण हो गया, कैनाल हो गया, ध्वनि तरंग हो, कैनाल को एनोड किरणें भी बोलते हैं, ध्वनि पूछा हुआ है, ये सब एनोड तरंगे हो गया। ये सब क्या है, ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। एग्जाम से पूछ सकता है, याद रखिएगा। वो सब जितना बताए थे ना ट्रिक से, वो जितना भी है वो सब क्या था, गाय अबेसु इंफ्रा मारे करके था ना, जितना भी था उसमें सब क्या था, विद्युत चुम्बकीय तरंग था। ऐसे विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। अब यांत्रिक तरंगे देखते हैं हम लोग, या बता देते हैं ना कि यांत्रिक तरंगे 2 प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। तो हम लोग यांत्रिक तरंगे देखते हैं। यांत्रिक वे तरंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, वे तरंगे जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक जैसे कि ठोस द्रव गैस की आवश्यकता होगी, इसमें यांत्रिक तरंगे को हम लोग ध्वनिक किए उसमें समझ लिए हैं, जरा समझ कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य किसको कहते हैं, ठोस द्रव गैस में किसको चलने की आवश्यकता होती है, किसको नहीं होती है। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता हो, जैसे ठोस द्रव गैस की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती है। जैसे ध्वनि की तरंगे, जल की तरंगे, स्प्रिंग के तरंगे, ये सब क्या है, ये सब ठोस द्रव गैस की आवश्यकता होती है। जैसे जल की तरंगे को चलने के जल की आवश्यकता होती है, ध्वनि को चलने के लिए ध्वनि के चलने के लिए क्या, गैस की आवश्यकता होती है। तो ये सब अगर नहीं रहेगा ठोस द्रव गैस, तो ध्वनि नहीं गति कर सकता है, नहीं सुन सकते हैं आप, समझे ना। तो याद रखिएगा, ये निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। प्रत्यास्थ तथा जड़त्व के कारण यांत्रिक तरंगों की किसी माध्यम में संचरण का संभव है, किसी माध्यम में संचरण का संभव है। यह 2 प्रकार के होते हैं। अब यांत्रिक तरंगे अनुदैर्घ्य 2 प्रकार के, अनुदैर्घ्य होते हैं और अनुप्रस्थ होते हैं। तो अनुदैर्घ्य देख लेंगे। देखिए अनुदैर्घ्य केचुआ की तरह चलता है, कभी कभी बहुत ऐसे हट के चलेगा और फिर क्या चलेगा, सट चलेगा। देखते हैं ना केचुआ किस प्रकार से चलता है, उसी प्रकार से। जब दोनों हटा हुआ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, बिरलन, और जब सटा हुआ रहता है तो क्या बोलते हैं, संपीड़न, समझे ना। तो इसको हटा हुआ रहेगा तो बिरलन, केचुआ की तरह चलता है ना, इस प्रकार से चलता है। ऐसे चल रहा है और फिर सट जाएगा, फिर हट के चलेगा, इस प्रकार चलता है। यह माध्यम के दिशा में गति करता है। अनुदैर्घ्य जो कैसा, ठोस द्रव गैस के माध्यम के दिशा में गति करेगा, या ठोस द्रव तथा सब कंटेंट जो लिखा हुआ ना उसको एकदम रट लीजिए। या माध्यम के दिशा में गति करता है, या ठोस द्रव तथा गैस तीनों में गमन करता है। यह ठोस द्रव तथा गैस के ऊपर उत्पन्न नहीं हो सकता। अनुदैर्घ्य क्या है, ठोस द्रव गैस के ऊपर उत्पन्न नहीं होगा। जैसे कि हम बताए हैं ध्वनि वाला में, तो वहाँ जाकर देखिए, टाइम नहीं है इतना, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा सेशन। यह संपीड़न तथा विलयन के आधार पर आगे बढ़ता है। देखिए इसको संपीड़न और विलयन के आधार पर आगे बढ़ता है ना। जब संपीड़न होता है तो तरंग सिकुड़ता है और जिस कारण से माध्यम के कण दूर हो जाते हैं।
और विरलन के दौरान तरंगे फैलते हैं जिस कारण से माध्यम के कण समीप आ जाते हैं। विरलन और संपीड़न बताएं, वहाँ पे सब लिखा हुआ है। ध्वनि तरंगे ठोस तथा द्रव के अंदर उत्पन्न होती है। ध्वनि तरंगे ही एक ऐसा तरंग है जो क्या होता है, ठोस और द्रव के ऊपर उत्पन्न होता है और अंदर भी उत्पन्न होता है, जिसको अनुदैर्ध्य बोलते हैं। इसको अनुदैर्ध्य में हम लोग रखेंगे, नहीं तो एग्जाम्पल में आएगा तो दोनों अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों में मारेंगे। जैसे कि लोहा है, अब लोहा के यहाँ पे मारिएगा ना तो इसको अंदर अंदर भी जाएगा आवाज़, इसको ऊपर ऊपर भी आवाज़ जाएगा, तो दोनों में उत्पन्न हो रहा है, गैस में भी और ठोस में भी। तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ दोनों। लेकिन घूला हुआ सवार यंत्र में अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न होती हैं। अनुदैर्ध्य कौन होते हैं, जो माध्यम के अंदर अंदर उत्पन्न होता है, समझे ना, और माध्यम के ऊपर ऊपर होता है जो अनुप्रस्थ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, खुला हुआ सवार यंत्र में अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होते हैं। जैसे शहनाई सब पूछता है, तबला, ढोल, डीजे, बीन, हारमोनियम इत्यादि सब क्या है, ये सब अनुदैर्ध्य तरंग इसमें उत्पन्न होता है, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती है। अनुप्रस्थ तरंग यह माध्यम के लंबवत गति करता है और यह ठोस द्रव के गैस के सतह के ऊपर उत्पन्न होता है। जल के लहरें, अब जल क्या द्रव है, उसके ऊपर उत्पन्न होता है। लहरें, जल का लहरें मतलब तरंग ऊपर ही उत्पन्न होता है, बताए ना, विक्षोभ ऊपर ही। तनी हुई डोरी में अगर विद्युत चुम्बकीय तरंग, प्रकाश, ये सभी अनुप्रस्थ है। बताए थे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो स्वभाव है कैसा, अनुप्रस्थ है, समझे ना, ये पूछ सकता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ है। और सितार, गिटार, बीना, प्रकाश इत्यादि जब एग्जाम्स आएगा ना, देखे ना, यही सबसे क्वेश्चन रहेगा। अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग तथा गर्त के रूप में चलते हैं। इसके ऊपरी भाग को श्रृंग तथा निचली भाग को गर्त कहते हैं। देखिए ऐसे चलता है तो इसको हम लोग श्रृंग बोलते हैं, इसको गर्त बोलते हैं। तरंगदैर्घ्य, एक तरंग के लंबाई को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। एक श्रृंग तथा एक गर्त को मिलने से तरंग का निर्माण होता है। मतलब एक श्रृंग और एक गर्त, एक श्रृंग और एक गर्त को मिलने से क्या होता है, एक तरंगदैर्घ्य का निर्माण होता है। दो क्रमांक श्रृंग तथा गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यहाँ पे बताया होगा कि दो क्रमागत श्रृंग के बीच की दूरी या दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। एक तरंग में 4 खंड होते हैं, देख लिए बता दिए। तो फिनिश हो गया है तरंग चैप्टर।